नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आप सोच रहे होंगे क्यों हंस रहा है ये आदमी। अच्छा लगा है पेपर देख करके। जो जुड़े हुए हैं ना, आप उनसे पूछिएगा। इस पेपर को उनके लिए मजाक बना दिया मैंने। 6 में से खंड 1 और खंड 2 में से 8 में से मिनिमम 6 सवाल और 7 सवाल तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पहला टॉपिक देखिए क्या है, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य भारत की महत्ता। लाइन बाय लाइन नहीं, लेकिन 95% तक सिमिलर टॉपिक है। ये 22 फरवरी का है, डेट लिखा हुआ है। बदलते वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका। यहाँ पर क्या है, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य भारत की महत्ता, भूमिका वही होता है। ठीक है। बिहार स्पेशल को छोड़ करके जो पहला और दूसरा सेक्शन है, जितने भी ऐसे पूछे गए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिखवाया है, अक्षरशः लिखवाया है, चेक भी किया है। इसीलिए जब ऐसे का पेपर आया तो पहले हंसी आई कि चलो कुछ तो मेहनत काम आया, अपने न से ही, बच्चों के लिए ही। देखिए क्या है, 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना था। बहुत ही अच्छा पेपर है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, पहला शब्द उन्होंने यही बोला है कि जो पढ़ के गए थे उसी से पूछा है। मैंने आपको बोला भी था कि कोचिंग वाले आपको पैसा ऐंठने के लिए, आपसे पैसे कमाने के लिए, कोर्स बेचने के लिए आपको खूब डराते हैं कि पेपर बहुत कठिन आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा। कुछ नहीं होता है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे थे तो ये ऐसे का पेपर आपके लिए है। लेकिन एक चीज़ करना पड़ता है ऐसे में, वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। आपको कम से कम वीक में 3 ऐसे का करना चाहिए। मैं भी करवाता हूँ बच्चों से ऐसे का। अपना ग्रुप भी है, जीएस ग्रुप में भी, सभी जगह ऐसे का मैं करवाता हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, बेसिक जानकारी है, तो ये पेपर आपके लिए था। क्या समय का भाव होता है? नहीं। ऐसे में आपको 2400 शब्द लिखने पड़ते हैं। 3 ऐसे मिला करके 2400 से 2500 शब्द लिखने पड़ते हैं। GS2 पेपर में आपको 4000 वर्ड्स करीब में लिखना पड़ता है। तो यानी कि GS2 ज़्यादा लेंदी होता है। क्या बहुत कठिन था पेपर? क्या बहुत आसान था? आसान हमें रूम पर बैठ करके लगता है। जो बच्चे एग्जाम देने जाते उनके लिए इतना आसान सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर उनके लिए मेरिट रहा, भाई सही चीज़ रहा, एक प्लस पॉइंट रहा कि जो उन्होंने पढ़ा है ना, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें उनको दिखा है ऐसे के पेपर में, अनजान सा नहीं लगा है। पहला देखिए क्या है, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य भारत की महत्ता। तो भारत की महत्ता किस प्रकार से हो सकता है? अगर सबसे बेसिक अप्रोच लेंगे तो कैसे लिखा जाता है ऐसे को? सबसे बेसिक अप्रोच लेंगे, आर्थिक महत्ता, राजनीतिक महत्ता, सांस्कृतिक महत्ता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट को लेकर महत्ता क्या है, युद्धों के समाधान में क्या महत्ता है। ये सबसे बेसिक अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो ऐसे करीब में 10 आपको डायमेंशन एक्सप्लोर करने हैं। और उसमें कुछ आप एक एक पैराग्राफ लिखते जाइए, आपका 800 वर्ड का निबंध तैयार हो जाएगा। तो समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता में आपको केवल विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखना था, बल्कि आपको आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक में, सामाजिक स्तर पर, कल्चरल स्तर पर, हर दृष्टिकोण से आपको लिखना चाहिए था। कल्चर का स्तर पर आप भारतीय सिनेमा का भी जिक्र कर सकते थे और भारतीय संस्कृति का भी जिक्र कर सकते थे, जिसमें समन्वय की भावना है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना हम पूरे विश्व को सिखाते हैं। पहला टॉपिक तो आपका बहुत आसान और बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक जैसा मैंने करवाया भी था। देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत आसान टॉपिक। कम से कम 5 बार मैंने साइंस टेक में लिखवाया होगा क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्मेट में 4-5 पेज होगा कि भाई देश के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका बताओ, देश के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका बताओ। तो वही तो है। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी लिख दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि भाई टीवी, रेडियो, संचार, 2G, 3G, 4G, 5G, ये चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोग। विज्ञान प्रौद्योगिकी में हम अलग अलग चीज़ों की भी वार्तालाप कर लेते हैं। कंट्री डेवलपमेंट एंड क्या लिखा है, कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। ये आपसे पूछा गया है कि देश का विकास जो हुआ है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी ने कितना महत्व अदा किया है, यही आपसे पूछा गया। बहुत आसान और सही टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके उत्तर लेखन और निबंध लेखन का प्रयास खुद से करें, खुद से करें। कोई महंगा कोर्स नहीं ज्वाइन करना होता है इसको लेकर। मैं जो करवाता हूँ वो तो मामूली फी है, खुद से भी कर सकते। मत ज्वाइन कीजिए मेरा भी, लेकिन अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, केवल पीटी का रट्टा मारे सेट लगा रहे हैं, तो फिर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी फिर आपके लिए नहीं होगा।
भूमि क्षरण और जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पूछा गया। सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। भूमि संरक्षण पूछा गया, मैंने क्षरण बोल दिया था, और जैविक खेती। जैविक खेती GS2 के पेपर के लिए जब मैंने डिस्कशन शुरू किया है, वीडियो नंबर 1, जिसमें मैंने नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ाया है, वहीं से सवाल पूछा गया भूमि संरक्षण और जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से आप किस प्रकार से भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना क्या था, अब उस पर आते हैं। पहला 2 टॉपिक तो मैंने स्किप भी किया, एक और टॉपिक है एनवायरनमेंट वाला, मैं उसको करवाऊंगा, अभी छूटा नहीं हो, मुझे पता है। इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि भूमि संरक्षण क्या होता है। सबसे बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से। भूमि संरक्षण क्या होता है, क्या क्या उसके समक्ष चुनौतियां आ रही हैं, और जैविक खेती किस प्रकार से उन चुनौतियों का समाधान कर सकती है। मैक्सिमम जो फोकस करना था आपको वो जैविक कृषि के द्वारा समाधान पर, कि जैविक कृषि के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या है वो, किस प्रकार से भूमि के संरक्षण मदद कर सकता है, इस पर आपको अधिक फोकस करना था। भूमि संरक्षण क्या होता है ये अवश्य है बताना, जैविक खेती क्या होता है ये अवश्य है बताना, आपको डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा। जब जब मैंने निबंध डिस्कस किया है, मैंने हमेशा ही बताया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इकोलॉजी से जुड़े हुए अगर कोई सब्जेक्ट पर निबंध पूछा जाता है तो उसका परिभाषा अनिवार्य रूप से लिखिए और सह शब्द लिखिए, यानी कि जो परिभाषा है वही लिखिए आप उसको भी। तो ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, जिसमें आपको पढ़ा हुआ टॉपिक है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। उससे ऊपर देखिए क्या है, बच्चों वाला निबंध एक पूछा है, बहुत बार बच्चों ने लिखा होगा, सभी लिख करके जाते हैं, इसमें कोई ऐसा अनचाहा टॉपिक नहीं है। पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक क्या है, तो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि पर्यावरण असंतुलन से सृष्टि का विनाश हो सकता है। असंतुलन का क्या तात्पर्य होता है, जो प्रकृति ने हमें पर्यावरण बना कर दिया है, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मात्रा दी हुई है, अगर हम उसको मात्रा में परिवर्तन कर देते मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, तो क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कार्बन का उत्सर्जन अधिक होगा, पेड़ पौधे कम लगाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे काट दें या फिर आप कार्बन का उत्सर्जन किसी और माध्यम से अधिक करें, तो क्या हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से कहा गया है। तो क्या क्या इसमें लिखना है, पर्यावरण असंतुलन कैसे पैदा हो रहा है, कारण क्या है उसके, कुछ उदाहरण सहित आपको बताना पड़ेगा, कुछ आप वर्ल्ड के जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसका रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं। इस प्रकार से आप कारणों को रेफरेंस देकर, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने चर्चा किया होगा कि भाई UNDP क्या कह रही है, नीति आयोग क्या कह रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, UN क्या कह रही है, तो उनका निबंध तुलनात्मक रूप से अधिक मार्क्स मिलेगा उनको। उसके बाद से कारण लिख देंगे, असंतुलन को आप प्रूव करना पड़ेगा कि असंतुलन हुआ है। उसके पश्चात से आपको समाधान लिखना पड़ेगा, बिना समाधान लिखे नहीं हो सकता है। और आपसे पूछा गया है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन यानी कि सृष्टि का विनाशक हो सकता है। देखिए इंग्लिश हिंदी में कितना अंतर दिया है इन्होंने, किस प्रकार से लिखा है, सृष्टि का विनाशक, यानी कि आपको कुछ गहरे प्रभाव दिखाने पड़ेंगे पर्यावरण असंतुलन के। जैसे केरल का लैंडस्लाइड, मैंने जब GS2 पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इतनी बड़ी घटना है ये कि इससे निबंध ही आपके GS2 में पूछा ही जाएगा। आपको मिल गया निबंध में एक बड़ा सा टॉपिक, पूछा ही जाएगा बोला था और पूछा गया है। आप उसमें उदाहरण जब तक नहीं देंगे कि किस प्रकार से बैलेंस ये बिगड़ रहा है, किस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर रहा है, तब तक आप इसको सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। उदाहरण सहित आपको बताना था, और कहीं पर भी टॉपिक में भारत की चर्चा नहीं है, यानी कि पूरे विश्व की चर्चा कीजिए। पहला छोड़ करके आप दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक जो है इनमें कुछ दूसरे देशों का भी उदाहरण दे सकते हैं। सॉरी, दूसरा छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर भी देश लिखा हुआ है और यहाँ पर भी भारत लिखा हुआ है। तीसरे चौथे टॉपिक में आप वैश्विक उदाहरण देंगे, हमेशा भारत का भी देंगे, बाहर के देशों का भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी विशेष टॉपिक की बात हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा है। इच्छा शक्ति का क्या तात्पर्य होता है, कितनी बार मैंने समझाया आपको। इच्छा शक्ति का तात्पर्य होता है कि आप चाह रहे हो कि देश की रक्षा हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, तो देश की सुरक्षा के समक्ष कौन कौन से खतरे हैं और किस प्रकार से आज़ादी के पश्चात से हमारे सरकारों ने इच्छा शक्ति के द्वारा देश का बचाव किया है, सुरक्षा किया है, उसकी चर्चा इसमें करनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार टॉपिक भी है।
जो बच्चे सही से सोच पाएंगे वो लिख ले जाएंगे, जो थोड़ा सा कठिन लगेगा तो कृपया करके इसको स्किप कर लें, क्योंकि भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान आपके सामने मलाईदार टॉपिक रखा हुआ है। तो कौन इस 5वें नंबर टॉपिक को छुएगा? जब आपको इतना आसान टॉपिक मिल रहा है तो क्यों आप जबरदस्ती का अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना? वैसे अच्छा टॉपिक है, अगर हिस्ट्री के बच्चे होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति आप बता सकते हैं, 1971 का उदाहरण दे सकते हैं, आप 1999 का उदाहरण दे सकते हैं, आप मोदी जी का उदाहरण दे सकते हैं 3-4 मामलों में, नरसिम्हा राव जी का उदाहरण दे सकते हैं। यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा देश की सुरक्षा को हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने सुनिश्चित किया है। इस प्रकार से आप उदाहरण दे करके बता सकते हैं। कुछ चुनौतियां लिखना पड़ेगा आपको, उसके पश्चात से समाधान पर जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे आसान टॉपिक था पूरे पेपर का, भ्रष्टाचार का अंत, देश का उत्थान। कितनी बार मैंने लिखाया है भ्रष्टाचार कारण समाधान, लिखिए, आ गया पेपर में आपके। अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। एंड ऑफ करप्शन, ठीक है, देखिए, अपलिफ्टिंग ऑफ द कंट्री, यानी कि भ्रष्टाचार का अंत करके आप देश का उत्थान कर सकते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा भ्रष्टाचार होता क्या है। हाल के उदाहरण से शुरू कीजिए, हमेशा ही हाल के उदाहरण से शुरू कर सकते थे आप कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि नैतिक शास्त्र से, इथिक्स से ये सवाल बन सकता है और बना है। कृपया करके न्यूज़पेपर डिस्कशन का वो वीडियो देख लीजिएगा, मुझे तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, इसमें क्या है? तो दिल्ली के जो हाई कोर्ट में जज साहब पकड़े गए, आप उनके उदाहरण से शुरू कर सकते थे। जिन बच्चों ने किया है बहुत मुबारक। अगर आपने उससे नहीं शुरू करके कोई अपनी तरफ से कहानी बना करके शुरू किया है, किसी उदाहरण से, किसी शानदार फैक्ट से शुरू किया है, तो भी बहुत अच्छी बात है। आप इसमें किसका और चर्चा कर सकते थे भाई कि करप्शन को एक इंडेक्स जारी होता है, आप उसकी चर्चा कर सकते थे। और भ्रष्टाचार का अंत करके हम किस प्रकार से देश का उत्थान कर सकते हैं ये बताना है। यानी कि भ्रष्टाचार के कारण से हमारे देश के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां पैदा होती है, पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा। इन चुनौतियों का समाधान हम तभी कर पाएंगे जब भ्रष्टाचार का अंत होगा, और तभी देश का उत्थान संभव हो पाएगा। आपको समझ में आ रहा है? विद इन द लाइन को आप समझ पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। यहां पर यह कह रहा है कि भ्रष्टाचार की समस्या है पहले, तो समस्या के कारण लिखिए, समस्या का प्रभाव को दिखाइए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार ने इस देश को जकड़ रखा है और उसके कारण से देश का उत्थान जो है ये बाधित हो रहा है। उसके पश्चात इसका निवारण बताइए, समाधान बताते हुए आप इसका एंड करेंगे कि भ्रष्टाचार के निवारण के द्वारा हम देश को अलग ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। कुछ रिपोर्टों का हवाला दे सकते हैं आप, जिसमें कहा गया है कि अगर भारत करप्शन को रोक ले तो भारत की प्रगति में बहुत ही बड़े स्तर का सुधार देखा जा सकता है। अगला टॉपिक है, आप कृपया करके अपने अपने ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं बच्चे, आप जाइए 8 मार्च के आसपास का टॉपिक देखिए, वुमेन्स डे का टॉपिक देखिए। मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बताया था, एक टॉपिक मैंने डिस्कस भी किया था जब मैंने बोला था कि इस बार एग्जाम वुमेन्स डे के ठीक बाद हो रहा है, मार्च के बाद अप्रैल में ही मेंस हो रहा है, तो बहुत संभावना बनती है महिला सशक्तिकरण सवाल पूछा जाएगा। शिथिल कानून और व्यवस्था, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा। क्या बोला गया है कि भाई कम खराब लॉ एंड ऑर्डर के कारण से हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। इतना ही आसान होता तो हम मास्टर थोड़ी न बनते गुरु, सब बच्चे खुद ही सीख जाते। क्या लिखा हुआ है? शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा। नारी सशक्तिकरण नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि खराब कानून व्यवस्था देश में नारी सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है। कहाँ से पूछा गया है? पिछले साल महिला आरक्षण का ऐलान किया गया। अगर मैं जोड़ूंगा तो वहीं से जोड़ूंगा जिसके कारण से इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। क्या है इसमें? आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे देश के कई सारे कानून व्यवस्था, पारंपरिक कानून या संविधान की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से नारी सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न हो रहा है। आपको ये बताना पड़ेगा, न केवल समाज बल्कि हमारे देश में जो कानून बनाए गए हैं वो भी कहीं न कहीं नारी सशक्तिकरण को कमज़ोर कर रहे थे। जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्मी में ऑफिसर के रूप में भी महिलाओं को शामिल करना चाहिए। उससे पहले ये एक्ट बना हुआ था कि भाई महिलाएं ऑफिसर ग्रेड के रैंक पर नहीं जा सकती हैं। ये कानून ही तो था जो वुमेन एम्पावरमेंट को रोक रहा था, इसको खारिज कर दिया गया। आप ये बता सकते हैं कि अभी भी मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को मिलते हैं उसमें बहुत बड़ी बाधा है, जिसके कारण से उनका आर्थिक सशक्तिकरण बाधित होता है। आप ये बता सकते हैं कि उनके मंथली पीरियड के दौरान जो लीव मिलता है ये सभी राज्यों और देश स्तर पर अभी भी तक प्रभावी नहीं हुआ है, जो उनके आर्थिक
सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है। कल्चरल सशक्तिकरण भी कई ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है, जैसे खाप पंचायत का आप उदाहरण दे सकते हैं। पंचायती राज में आप दे सकते हैं उदाहरण किसका, तो प्रधानपति की अवधारणा कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण भले ही मिल गए लेकिन उस आरक्षण का सही से पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए प्रधानपति की अवधारणाएं बन रही है। कितना सारा मैंने रेफरेंस आपको दिया है। समानता का अधिकार हमने लागू तो किया हुआ है लेकिन अभी तक हम उसको 100% सभी जगहों पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से समाज में असमानता देखने को ही मिलता है। आपको इस सब चीज़ों का रेफरेंस देकर के इसको लिखना चाहिए था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड महिला सशक्तिकरण पर ये निबंध नहीं था। महिला सशक्तिकरण में कानूनी बाधा जो उत्पन्न हो रही केवल उसी की चर्चा करनी है। अगर आपने महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखा होगा तो आप गलत करके आए हैं। अगला टॉपिक देखिए, बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक है और मेरे हिसाब से इस पेपर का सबसे कठिन टॉपिक है। 8वां टॉपिक क्या है, विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। और बीपीएससी की यही खासियत है कि कुछ कुछ इतने शानदार टॉपिक देता है कि आपको सोचने को मजबूर कर देता है। क्या क्या है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, यानी कि जब तक आपके अंतरात्मा से विश्व के कल्याण के लिए भावना नहीं आएगी, और उस भावना का स्रोत आध्यात्म माना गया है। आध्यात्म किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है, हिंदुइज्म का आध्यात्म हो सकता है, किसी भी आध्यात्म का दरअसल में कोई धर्म होता नहीं है, फिर भी आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है जागरूकता, जागरूकता का मतलब है कि अपने आस पड़ोस की चीज़ों के साथ संयम स्थापित करते हुए आगे बढ़ना, आज के समय के अनुसार से जीना, किसी एक चीज़ से बंध कर नहीं रहना। चेतना का तात्पर्य यही होता है। पर डे अगर आप कुछ सीख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो उसी को चेतना, कॉन्शियसनेस कहा जाता है सामान्य अर्थों में। तो कॉन्शियसनेस के कारण ही, कॉन्शियसनेस का मतलब जागरूकता के कारण भी, किसके प्रति जागरूकता, समाज के प्रति जागरूकता के कारण से ही, उसके द्वारा ही वैश्विक कल्याण संभव है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है। सबसे शानदार टॉपिक इस पूरे निबंध का, सबसे कठिन टॉपिक। अगर किसी बच्चे ने इसको ट्राई किया है तो या तो बहुत ब्रिलियंट होगा या तो फिर उसने कुल्हाड़ी मार ली है अपने पैरों पर। इसको लिखना मैं दूंगा अगले निबंध वाले दिन, यही दूंगा मैं निबंध लिखने को, चिंता मत कीजिए। मैं दूंगा तो मैं बताऊंगा भी कैसे लिखा जाता है। यही इसका था क्रक्स कि चेतना, कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, मतलब जागरूकता। जागरूकता किसी भी स्तर पर हो, उसको आपको वैश्विक कल्याण के लिए उपयोग करना है। और जागरूकता तभी आती है जब आप आज के सिनेरियो में वर्ल्ड को देखते हैं, न कि पुरातन पंथी सोचों के द्वारा, पुरातन पंथी किताब के नियमों के द्वारा विश्व को देखते हैं। वो जागरूकता का विलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल। ये मैंने इसमें से एक भी टॉपिक मैंने नहीं करवाया था डायरेक्टली। देखिए क्या है, बनले के साथ ही सब केहू और केहू हो और बिगड़ले के केहू नाही। ये भोजपुरी का है, बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। बीपीएससी यूपीएससी देने वाले छात्रों का इससे अच्छा और कौन दर्द समझ सकता है। बीपीएससी ने ही आपका दर्द आखिरकार समझा। अगर आपका रिजल्ट आ गया, आपने पीटी मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर लिया, तो बधाई देने वालों का तांता लग जाता है। और अगर आपने नई पढ़ाई नहीं पास कर गए, न एक नंबर से भी रह गया आपका, तो आपकी पूरी स्ट्रेटजी फेल मानी जाती है। आपको दरअसल में फेल इंसान घोषित कर दिया जाता है। आपसे ही आपके जीवन के बारे में पूछ लिया है, अपना जीवनी लिख के आ जाते तो भी आपको इसमें नंबर मिल जाता। क्या है, जियोते माछी नहीं घोटाई, मतलब क्या कहा गया। ये मैथिली भाषा का मुहावरा है, हालांकि हिंदी भाषा में भी कहा जाता है कि जिंदा मछली को आप निगल नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप संपूर्ण चुनौती का एक बार में ही समाधान नहीं कर सकते हैं, आपको उसको फेज में डिवाइड करके करना पड़ता है किसी भी चीज़ का समाधान। अगर कोई बहुत बड़ी चुनौती है तो आप उसका एक बार में समाधान नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको उस चुनौती को पहले कम करना पड़ता है, उसके पश्चात आप उसका समाधान कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यही है, आप इस उदाहरण दे करके बता सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि इसका तात्पर्य कुछ और होगा तो मोस्ट वेलकम। मैं रिजिड इंसानों में से बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगता है। बापक नाम साग पाता, बेटा के नाम परोर। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार का उसका बैकग्राउंड था वो उससे अलग जा रहा है। अगर इसका सबसे खराब अर्थ निकालेंगे तो यही है कि अपनी हैसियत से आगे जा कर के काम करना। लेकिन हैसियत मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है, बनाया जाता है। आप इसका खंडन भी कर सकते थे
कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बापक नाम साग पाता बेटा का नाम परोर, यानी कि किसी बच्चे की, किसी के देश का, किसी भी इंसान का, किसी भी समाज का इससे डिसाइड नहीं होता है कि कल क्या था वो। इससे डिसाइड होता है कि आज वो क्या कर रहा है और भविष्य में किस ओर बढ़ रहा है। तो बाप का अगर सागपात होगा तो बेटा परोड़ बन सकता है। आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसमें लिख सकते थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में दो अप्रोच बन रहे हैं। अगर आप ये बता करके लिख देंगे कि हैसियत के अनुरूप ही काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक परिप्रेक्ष्य को दिखाएगा कि हर किसी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। जबकि इसका पॉजिटिव अप्रोच ये है कि सीमाएं वही होती है जो हम तय करते हैं, और अपने क्षमता से आगे काम जाकर वही लोग करते हैं जो क्षमतावान होते हैं। आप इस अप्रोच के साथ लिखते तो थोड़ा सा पॉजिटिव होता ही। देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला है जैसन बोअब वैसने काटब, मतलब कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक तो लिखा है मैंने कि आपका आज का कर्म ही आपका भविष्य डिसाइड करता है। कुछ दिन पहले ही मैंने दिया है, महात्मा गांधी का कोट्स है ना, कि आप जो आज कर रहे हैं उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। ये महात्मा गांधी का है भाई कथन, वही तो है। जैसन बोअब, जैसा आप आज बो रहे हो वैसा ही काटोगे। बहुत आसान टॉपिक दिया है। बिहार स्पेशल में भी इस बार 3 टॉपिक कम से कम आसान दिया है। 10वें नंबर टॉपिक को छोड़ दे तो 9, 11 और 12 जो टॉपिक है ये तुलनात्मक रूप से आसान है। हालांकि रूम पर बैठ कर आसान बोलना और एग्जाम में आसान बोलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन इसमें आप उदाहरण दे सकते थे, अपने पड़ोसी का ही दे दीजिए, पाकिस्तान का ही उदाहरण दे दीजिए। आज़ादी के पश्चात हमने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी कि पहले हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अमेरिका के पीछे नहीं जाएंगे, हम रूस के पीछे नहीं जाएंगे, हम खुद से अपने को डेवलप करेंगे। जबकि हमारे बगल में पड़ोस पाकिस्तान का देश है जिसने ये तय किया कि अमेरिका जो जो बोलेगा वही वही हम करेंगे। इसका ये हसर हुआ कि आज वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य हर दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से हमसे पीछे रह गए। जबकि एक समय था जब उसका इकोनॉमी का डेवलपमेंट का जो रेट है वो भारत से कहीं ज़्यादा हुआ करता था, और एशिया में भी बहुत सारे देशों से आगे हुआ करता था। लेकिन एक खराब रणनीति के कारण से आज वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप इसमें व्यक्तियों के भी उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को उदाहरण दे सकते हैं, व्यक्ति परक उदाहरण दे सकते हैं, समाज परक उदाहरण दे सकते हैं। आप इसमें देश का उदाहरण दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था का उदाहरण दे सकते हैं। 1991 में अगर हमने सुधार का बीज नहीं बोया होता तो आज हमें इतना अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार के उदाहरण से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनका पेपर अच्छा गया होगा। अगर उनको बेसिक जानकारी भी होगी तो टॉपिक बहुत सारे थे और आपको बहुत कम सेलेक्ट करना था। अगर सबसे आसान देखेंगे हम लोग तो इसमें से दूसरा टॉपिक आप कर सकते थे या तीसरा टॉपिक। पहले खंड में से दूसरा, तीसरा सबसे शानदार टॉपिक है, उन दोनों में से किसी एक को करना चाहिए था। खंड 2 में तो आपको छठा टॉपिक का करना चाहिए था, सबसे अच्छा है, या 7 टॉपिक का ये सारे बच्चों ने किया होगा, है ना। 6 और 7 टॉपिक में से ही मैक्सिमम बच्चों ने वही किया होगा, मैं बता सकता हूँ। और ये खंड 3 में से 12 नंबर टॉपिक सबसे ज़्यादा लोगों ने किया होगा, 12 नंबर सबसे ज़्यादा लोगों ने किया होगा, या 9 नंबर टॉपिक सबसे ज़्यादा लोगों ने किया होगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का। 5 मई से शुरू होगा अपने ग्रुप वगैरह, GSK NCERT का बिल्कुल फ्रेश ग्रुप 71 को लेकर 5 मई से शुरू होगा। जुड़ना हो तो बताइए। ऐसे का तो अभी भी चल रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखिएगा तो आ जाएगा आपको, है ना। और अगर नहीं लिखेंगे तो ये पेपर आपको बहुत कठिन लगेगा। धन्यवाद आप सभी का।